हेडलाइंस जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनली भी, तो ईरान ने कहा है कि वी आर नाउ एट वॉर, और इसराइल ने भी कहा है कि ये तो पहला राउंड था। तो अगर ये चीज़ और खिंचती है, लंबी खिंचती है, और एक डर ये कि क्या ये दोनों देश ही लड़ेंगे या इसमें कुछ और भी आगे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, दूसरे सहयोगी आपस में गठजोड़ करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा अटैक है नो डाउट इसराइल की तरफ से। और ईरान ने अभी भले ही कुछ किया ना किया हो, रिटेलिएट शायद बड़े पैमाने पर हो, और ये लंबा खिंचा तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए, अगर लंबा खिंच गया और अगर क्रूड उसकी वजह से 80-85 को क्रॉस कर गया। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर भी जब शुरू हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज तक चल रही है, लेकिन अब हम उसको इन स्ट्राइड ले रहे हैं, है ना। इसराइल हमास भी आज तक चल ही रहा है, लेकिन वो उसको हम अपने स्ट्राइड में ले रहे हैं। पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स में और इस कॉन्फ्लिक्ट में एक असर, इस तरफ फ़र्क ये है कि जब हम ईरान की बात करते हैं तब हम सीधा क्रूड से या कच्चे तेल से रिलेटेड चीज़ों पर आ जाते हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया है, आपको याद होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्रदरली रिलेशनशिप्स हैं उनके, तो इस वजह से वो भी एक क्रूड का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो आई थिंक यहाँ पर इम्पैक्ट यही है, जो बिल्कुल जो आपने बात सही कही। अगर ये लंबा खिंच गया, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने खिंच गया, और अगर इसका वाकई में क्रूड पे इम्पैक्ट आया, और अगर आज सुबह हम अरविंद सैंगर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर क्रूड $100-120 पहुंच गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। इन दैट केस कौन कह सकता है कि मार्केट कहाँ पर होगा। लंबा खिंच गया तो दिक्कत बढ़ेगी क्लियरली। जी, तो लंबा खिंचा तो कंसर्न होंगे। फिरोज जी, देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे किस लेवल पे जाता है। सिर्फ ये दो लड़ेंगे या इसमें और भी लोग साथ में जुड़ जाएंगे, किस हद तक और कितना लंबा होगा। और जैसा अनुज जी कह रहे हैं कि बस इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रूड यहाँ एक बड़ा फैक्टर है और वो मार्केट को बड़ा तेज़ी से इम्पैक्ट करता है। अभी अनुराग जी बात कर रहे थे एफआईआईज़ की। इस पूरे सिनारियो में एफआईआईज़ का वैसे भी थोड़ा आंख में चौली टाइप चल रहा है इस समय, आगे चर्चा में और जाएंगे कि क्या उसके पीछे के कारण है और कब उनकी तरफ से एक स्टडी हमको फ्लो मिलेगा या उसकी ज़रूरत हमें है भी कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन को वो कैसे असेस कर रहे होंगे और उस पैसे का कितना पोर्शन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत हद तक उस पर भी बिहेव करता है। यस विपिन जी, डेफिनेटली एफआईआईस के पे निर्भर जरूर करता है। जैसे अनुराग साहब की आपने बात की कि उनके जो आंकड़े देखे, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि 2% की अर्निंग्स आई है। निफ्टी की अर्निंग्स आई है 8.7, मिड कैप 150 की आई है 26%, स्मॉल कैप 250 आई है 6.7। ये 2% की अर्निंग नंबर, पता नहीं कौन से नंबर की बात कर रहे थे अनुराग साहब, कौन से नंबर अनुराग साहब से सुनना चाहूंगा मैं। I would like to take my attention to that index because NSE 500 is a constituent of 3 and Nifty is at 8.7. 1096 is the earnings of Nifty. कुछ अनुराग आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? हाँ जी। नहीं, वो टोटल FY24 की बात कर रहा हूँ जो एंड हुआ ना पूरा, द एंटायर ईयर FY24 निफ्टी 500। Nifty NSE 500, NSE 500 की भी तो ग्रोथ 9.3 रही है सर। NSE 500 की FY25 की बात कर रहा हूँ because FY26 में आ गए। So ये 2%, 2.5% का, मैंने FI से 2-3 FIs को भी ऐसा लगा कि हमारी अर्निंग्स नहीं आई हैं, बट 1096 इज द निफ्टीज अर्निंग्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे पहुंच गए इन अ बैड ईयर। रहा सवाल 15% की कैगर का जो अनुराग साहब ने रेफर किया। एक्चुअली अगर आप 11 साल की कैगर देखें, निफ्टी की 11.84 है। मोदी जी जब आए थे पावर में, अभी 11 इयर्स का एनिवर्सरी हुआ, 11.84% इज द टोटल CAGR रिटर्न ऑफ निफ्टी, which is equal to the nominal GDP by 50 bips of dispersion. So I personally think जो ये नैरेटिव बन रहा था स्पेशली एफआईआईज में कि भाई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन आ गई है, बहुत ज्यादा रैली मिल गई। ऑफ कोर्स कोविड का अगर आप साल पकड़ेंगे वहां से तो डेफिनेटली आफ्टर द गिरावट आपको 15% की IRR मिलेगी। हमने एफआईआईज को 3 कैटेगरी में बांटा है विपिन जी। तीनों का बर्ताव बहुत अलग है। एक वो होता है एफआईआई जो इंडेक्स फंड दूसरों के पैसे पे चलाता है, दूसरा अपने प्रॉप को इंडेक्स फंड में लगाता है, और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, और तीसरा होता है हेज फंड और सिचुएशनल ट्रेडर। ये तीनों का नाम एफआईआई है, बट उनका बर्ताव इतना अलग है और इस पे एक स्टडी की है। जो ये हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, जो जो ट्रेड करते हैं, कोई अर्निंग्स पे एक स्टॉक को खरीदते हैं, फिर अर्निंग्स के बाद बेचते हैं, या पेयर ट्रेड्स करते हैं, जो भी करते हैं वो एक्चुअली बहुत बहुत ऑलमोस्ट 15-20 महीनों से बेच ही रहे थे, और उन्होंने अपना माल ऑलमोस्ट 90% खाली कर चुके हैं।
अगर आप लिस्टेड कंपनीज की अगर आप ओनरशिप देख रहे होंगे जहां पे 1% से ज्यादा बीएसई की वेबसाइट पे आता है, वो सब खाली हो चुका है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूएस की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगाते हैं, जैसे हार्वर्ड, उनकी जैसे ही फंडिंग बंद हुई, उनके पैसे इंडिया से निकलने लग गए। वो सेकंड कैटेगरी थी। तीसरा, ये जो वैनगार्ड्स हो गए, ये जो एफटीएससी और एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने पैसा ऐड किया है। उनके फैक्ट शीट्स में जाके हमने चेक किया है, दे हैव एडेड इंडिया। सो ऑल दीज 3 आर एफआईआईज बट दे बिहेव डिफरेंटली। और अच्छी बात यह है कि जो फ्रॉथी एफआईआई थे वो छोड़ चुके और उनकी 90% सेल ऑफ एनएसई 500 स्टॉक्स हो चुकी है। ये मेरा अनुमान है। आई कुड विद अ टॉलरेंस ऑफ 10% ऑन द लोअर साइड। सो 80% तो वो बेच चुके हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं एफआईआई कितनी भी बेरिश ओपिनियन दे रहा है, बट मार्केट नीचे नहीं जा रही, क्योंकि वो बेरिश ओपिनियन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है और जो बेरिश दे रहा है वो बेच चुका है। दूसरा, जो इंडेक्स फंड मैनेजर है, उसकी कोई ओपिनियन नहीं चलती। वो 462 स्टॉक एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में 462 स्टॉक है, उसको खरीदना ही खरीदना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओपिनियनेटेड एफआईआईज हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड देयर बेरिश पोजीशन बाय एक्शन। तो गौरांग साहब, अब हमारे मार्केट को क्या मैं मानूं, मतलब जैसा जो फिरोज साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो फ्रॉथ है वो हट चुका है, तो अब एक बैलेंस अप्रोच, एफआईआई जितना खरीदेंगे, लेकिन डीआईएस का एक्शन आएगा, म्यूचुअल फंड्स का एक्शन आएगा, रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेगा और बाजार बहुत डायनामिकली चलेगा। देखिए, डायनामिकली चलने के लिए मेरे ख्याल से परिस्थितियों का सुधरना भी अनिवार्य है विपिन जी। और ये जो अभी चर्चा हो रही थी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली को लेकर के, तो अगर मेरे आंकड़े सही है, अगर नहीं है तो महानुभाव ठीक कर सकते हैं मेरे आंकड़ों को। पिछले साल पहले अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 में करीबन 1,60,000 की तरफ से, इस साल 1 जनवरी से मेरे ख्याल से मई के आसपास करीबन 2 लाख करोड़ की बिकवाली की, यानी कि कुल मिलाकर के अनुमानित 3,60,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। इतनी बिकवाली करने के बावजूद हमारे बाजार में सूचकांक में बात कर रहा हूं, सेंसेक्स निफ्टी की, करेक्शन कितना आया? मेरे ख्याल से 16 या 18% के आसपास, और फिर वहां से हम ऊपर की तरफ उभरे। और ये केवल मात्र इसलिए हुआ कि मेरे ख्याल से अभी बात हो रही थी मेच्योरिटी की, तो जो मेच्योरिटी जो छोटे निवेशकों में आई है, वो हमने जमीनी स्तर पर देखी भी है, उसका अनुभव भी किया है, क्योंकि हम निरंतर लगातार निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं और लोगों से जाकर के मिलते हैं, खास करके छोटे मेजोले शहरों में। तो वहां से ये अनुभव हमको मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि एफआईज अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उनको जब आना होगा आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैच्योरिटी आई है और आने वाले समय में जिस तरीके से नए निवेशक और भी जुड़ेंगे, तो ये मेरे ख्याल से जो एक वित्तीय मजबूती का सहायता जो होगा हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों, वो एक बहुत बड़ी परिवर्तन वाली बात होगी। अब जहां तक रहा बाजार चलेगा, मेरे ख्याल से मेरा ये अनुमान है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, जुलाई के आसपास, 15 जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से बहुत सारे स्पष्टीकरण जो अभी नहीं है वो आ जाएंगे। और उसके और मौसम को लेकर की बारिश, मेघराज का भी मेरे ख्याल से आगमन अच्छा हुआ है, और अगर वो भी फैल जाता है चौतरफा भारतवर्ष में, तो वो भी सहायता करेगा कृषि पैदावार में। तो मेरा आकलन ये कहता है कि जुलाई के पश्चात शायद थोड़ा बहुत स्थिरता आएगी बाजार में विपिन भाई, ऐसा नहीं कि हम एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। पंकज जैन साहब, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर युद्ध है जो हमारे हाथ में भी नहीं है। अब वो ईरान इजराइल लड़े हैं, उसमें और 4 देश मिल जाएं, कुछ हम नहीं कर पाएंगे, क्रूड को जहां जाना होगा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ें और थोड़ा अपनी तरफ देखें, जो हमारे जीडीपी का अनुमान या फिर महंगाई पे एक कंट्रोल, हालांकि क्रूड का मामला बिगड़ेगा तो महंगाई पे इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके इंस्टेंस हैं, और उन्होंने जो कोशिश की है एक पुश देने के लिए ग्रोथ को, मॉनसून भी उसमें एक फैक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हो जाएंगे और बहुत सारे ग्रोथ इंडिकेटर्स, ये सब मिला के हाल फिलहाल में क्या कहानी कह रहे हैं? ठीक है, इंटरनेशनली जो होगा उसका इम्पैक्ट आता रहेगा, लेकिन चूंकि वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वहां से हम बाजार के लिए किस तरह के सिग्नल्स देख सकते हैं? देखो विपिन जी, एक तो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए रादर, लेट्स नॉट बी इमोशनल विद द मार्केट्स। हमारे को रियलिटी के साथ, फंडामेंटल्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ, उसके
तीनों चारों चीजों के समीकरण के साथ हमारे को मोमेंटम को देखना है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ 22,000 निफ्टी, हम करीब 25,000 निफ्टी के आसपास कुछ दिन पहले तक आ गए थे। वहां से हमने थोड़ी करेक्शन देखी है और हमने जिस तरह से देखा भी, जैसे हाल ही में जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया, ऑलमोस्ट फ्रंट लोडेड रेट कट है, और आरबीआई ने कहा कि अगले कुछ महीने रादर वर्ष 2025 कैलेंडर वर्ष 2025 में और कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, खासतौर यूएस मार्केट में किस तरह के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चल रहे हैं। उससे ज्यादा अगर कुछ और छेड़छाड़ करेंगे आई थिंक करेंसी पे इफेक्ट आ सकते हैं। तो बहुत सारे समीकरण है। उसके अलावा आई थिंक व्हाट पॉजिटिविटी गेव, आई थिंक जो आरबीआई को एक देने का जो एक फायदा मिल गया उनको, आई थिंक इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। जीडीपी डाटा आई थिंक जो हमारे को रिसेंट टाइम में आया काफी डिसेंट, काफी एंकरेजिंग जीडीपी डाटा आया। जीएसटी नंबर्स काफी एंकरेजिंग है, बट आई थिंक ग्रोथ पैटर्न्स इतने एंकरेजिंग नहीं थे। वो आरबीआई को भी रियलाइज आ रहा था, एंड दैट वाज द रीजन, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट है फ्रंट लोड किया गया। एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस कि मॉनसून आने वाले वक्त में जो अभी तक के प्रोजेक्शंस हैं कि काफी एक डिसेंट सा अच्छा मॉनसून आने की ऐसी संभावना है, और फेस्टिवल सीजन अगले 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, फॉरगेटिंग अबाउट से व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वॉर फ्रंट इन इजराइल ईरान और इन रशिया यूक्रेन, उसके अलावा भी हम देखें तो आई थिंक 25,000 निफ्टी के आसपास काफी ऑप्टिमली प्राइस थी। और एफआईज भी, या डोमेस्टिक इंश्योरेंस या एफआईज या रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे को अब नहीं भूलना चाहिए व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 3-4-5 इयर्स कि इनका समीकरण भी काफी लार्ज नंबर्स हो गए हैं। एफआईज भी, जैसा अभी हमारे कलीग भी समझा रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एफआईज वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मैंडेट्स, एंड सेम इज द केस विद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सेम इज द केस विद रिटेल एंड एचएनआई हमारे को देखने। सो आई थिंक एंड दिस ऑगर्स वेरी वेल फॉर our markets on a longer term footing. It seems कि मार्केट में जितने ज्यादा अच्छे बड़े प्लेयर्स होंगे, आई थिंक मार्केट उतनी मैच्योर है, मार्केट में उतनी डेप्थ है, मार्केट में उतनी लिक्विडिटी है। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि जो लेवल्स करंटली हो गए हैं, जिस तरह का एक करंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट में स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम अराउंड करंट काइंड ऑफ लेवल्स प्लस माइनस 300-400-500 पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग। और इन लेवल्स के आसपास आई थिंक इट्स गुड मार्केट स्पेंड सम टाइम, एंड देन मे बी मार्केट कुड मूव फॉरवर्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कंपनी थ्रो। क्योंकि हमारे जो अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक उनमें एनकरेजमेंट थी, बट दे वर नॉट गंगो काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अगर हम 1 से 10 में सॉर्ट ऑफ नंबर का आंकड़ा देना चाहें तो आई थिंक समवेयर क्लोज टू 5.5-6 आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट द रिजल्ट्स। सो लेट्स सी कि Q1 Q2 के रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, एंड देन आई थिंक मार्केट्स में टेक द नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। बट ओवरऑल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में रेजिलेंस है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। सो आई थिंक वो कैसे कैसे बिल्डअप होता है, बट टू एक्सपेक्ट कि मार्केट एक रनअवे फेज में रहेगा, कि हम जिस स्पीड से 22-23 हजार से 25,000 आए हैं, इसी स्पीड से हम मे बी नया निफ्टी का हाई बनाएंगे, जो कि एक टॉक होने वाली थी पिछले दिनों, एक चल रहा था बात, दैट मे नॉट बी ऑल दैट इजी। आई थिंक उसमें एक स्पीड ब्रेक बम्पर्स आते रहेंगे, तो उसके कारण कुछ भी बन पाएंगे। बट आई थिंक एंड उसके अलावा आई थिंक व्हाट वी हैव सीन, जैसा मैं कह रहा था, सेक्टर चर्निंग, सेक्टर रोटेशन हो रही है। देयर आर सम सेक्टर्स जो कि पिछले 1.5-2 साल से काफी कंसिस्टेंट है, एंड देयर आर सम सेक्टर्स जिसमें काफी चर्निंग हो रही है। समथिंग टू डू विद डिफेंस। आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले डिफेंस वाज डाउन इन डम्प्स, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह के पीक लेवल्स आज से 7-8 महीने पहले बन गए थे, इट में टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स टू कम टू दोज काइंड ऑफ लेवल्स। बट एक ऐसा इवेंट हुआ आई थिंक, एंड व्हाट हैज हैपेंड इन इंटरनेशनल काइंड ऑफ सिनेरियो, सडनली डिफेंस स्टॉक्स आर फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, फ्लेवर ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ये समीकरण चलते रहेंगे, वॉलिटिलिटी चलती रहेंगी। वन विल हैव टू लिव विद इट, वन विल हैव टू स्टे विद इट, वन विल हैव टू रन विद इट। बट उसके अलावा मेरे को लगता है कि मार्केट जो एक 25,000 निफ्टी के आसपास का लेवल है, यहां पर शायद थोड़ा समय बिताए। ओके, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी, थोड़ी वॉलेटिलिटी और सारे ये फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं, आप कह रहे हैं 25,000 के आसपास थोड़ा वक्त बीतेगा। जैसे 20 से 25 होता हुआ दिखाई दिया है, वो एकदम 25 से 27 या 30 ना दिखे, तब डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें बहुत मुड़ जाएंगी। अनुराग